नमस्कार प्यारे बच्चों और इंग्लिश ऑनर्स के जितने भी कहा जाए तो प्रेम करने वाले छात्र हैं, उनका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल एस इंग्लिश क्लासेस पर। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आपका। डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की दुनिया में आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मैक्स प्लेकनर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और जो भी बच्चे भीएम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से BRA BU से हैं, उनको बता दिया जाए कि उनके यहाँ एग्जाम में ये पेपर 2 में आता है और 15 मार्क्स दे करके चला जाता है। तो उनके लिए तो कहा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं किसी भी चैप्टर को बड़े प्रेम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 6-7 मिनट में मैं आपको पढ़ा दूं, है ना बच्चे, और जिसके कारण आपको क्या हो जाए, तकलीफ हो जाए, पेपर लिखा ना पाए। हम लोग प्रेम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेक लिखने के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक याद रखेंगे, ये एक तरीके का पोयम है। पोयम में भी क्या है सर, तो ये सटायर है। सटायर मतलब क्या होता है बेटा, प्रहसन होता है, व्यंग कह सकते हैं। किसी के ऊपर यदि आप जो है ना नहीं कटाक्ष करते हैं, उस किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो उसे हम लोग सटायर कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगा। अब ये जो है अगर एक पोयम है तो इसका कोई ना कोई पोएट होगा, लेखक होगा। तो लेखक कौन है इसके, तो आपको याद होना चाहिए, इनके लेखक हैं श्री श्रीमान जॉन ड्राइडन जी। अब ये जॉन ड्राइडन के बारे में 2-3 बातें जा जाओ। जो इनका एरा था, 1631 में जन्मे और 1700 तक जॉन ड्राइडन का एरा चला। और इस एरा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ड्राइडन एज कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ड्राइडन एज कहते हैं, या फिर इसको एज ऑफ सटायर कहते हैं। इसको एज ऑफ सटायर कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सा एज उस समय चल रहा था, एक टाइम था रेस्टोरेशन पीरियड का। रेस्टोरेशन पीरियड। तो डियर बच्चों, ये बातें जान गए आप थोड़ी सी जॉन ड्राइडन के बारे में। 2-3 बातें और जान जाओ कि ये एक क्रिटिक थे। ठीक है, लोगों की आलोचना किया करते थे। ये एक पोएट तो थे ही, साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसलेटर का भी काम किया था, तो इनको हम ट्रांसलेटर भी समझ लेते हैं। और नाटककार भी थे, तो इनको हम लोग प्ले राइट भी कहते हैं, या ड्रामेटिस्ट के भी नाम से जानते हैं। उम्मीद है जॉन ड्राइडन के बारे में इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी इस कविता के बारे में जान जाओ। जो मेक फ्लेकेनो जो कविता है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये टोटल 217 लाइंस का पोयम है। तो बहुत ही बड़ा पोयम है ना। इसीलिए इसको एक एपिक पोयम के भी नाम से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एपिक बन गया, एक महाकाव्य बन गया। हालांकि भले ही ये पोयम बड़ा है, लेकिन ये जो पोयम है, याद रखना, बहुत ही छोटी सी कहानी पे बेस है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। नोट कर लेना, पक्का स्क्रीनशॉट लेना, है ना, मैं इरेज कर दूं। चलो, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ऐसे ही साथ दे के पढ़ो, बहुत आनंद आएगा आपको भी और हमें पढ़ाने में भी, है ना। आगे बढ़ के देखते हैं। ये जो बेटा, ये जो पोयम जो है, ये पोयम क्या है, तो ये पोयम जो है ना, ये डायरेक्ट अटैक है। ठीक है ना, डायरेक्ट अटैक किया गया है। ये डायरेक्ट अटैक किस पे किया गया है, तो एक बहुत बड़े इनके जमाने के भी लेखक थे, जिनका नाम था थॉमस शैडवेल। क्या नाम था, थॉमस शैडवेल। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। देखो, क्योंकि आप ऑनर्स का स्टूडेंट हो, लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो जानकारी आपको पुख्ता होनी चाहिए कि पेपर में अगर पूछ दे तो आप अच्छे से इसको लिख सको, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी को बड़े प्यार से समझना। ठीक है ना, ये बाबा हो गए, ठीक है ना, ड्राइडन जी, है ना। चलो जी, ड्राइडन यहाँ बन गए, और ये इनके मित्र हो गए, कौन जी, इनके दोस्त हो गए थॉमस सैडवल, जिसको किताब में जो है TS के नाम से, और इसको JD साहब हम कह देते हैं ना। ये दोनों का दोनों किसी जमाने में बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, क्लोज फ्रेंड्स थे किसी जमाने में।
लेकिन इनका रिलेशनशिप जो है वो टूट जाता है, इनमें दरार आ जाती है। किसके कारण? तो डिसएग्रीमेंट्स कुछ इनके बीच में हो जाता है। समझ सक रहे हैं? दोनों के लाइक और डिसलाइक्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनके कारण जो है ये दोस्ती जो है डिसएग्रीमेंट के कारण एनिमी में बदल जाती है और एक दोस्त दूसरे के क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक इनका संबंध समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब दूसरी बात ये है कि ये जो डिसएग्रीमेंट्स हुआ था, ये जो दोनों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स था, यानी कि जो दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे, वो अलग अलग बिंदुओं पे, जैसे कि दोनों का डिसएग्रीमेंट का पहला कहानी था पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट था, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स में दोनों क्या थे, अलग अलग चीजों को फॉलो करते थे। जैसे जो जेडी भाई साहब थे, ये टॉरी को, उस समय इंग्लैंड में दो दल चलता था, टॉरी और विक्स, और जो थॉमस सैडवेल थे, ये विक्स के फॉलोवर थे, यानी कि ये राजतंत्र के फॉलोवर थे और ये लोकतंत्र के फॉलोवर थे। दूसरा जो दोनों के डिसएग्रीमेंट का कारण था वो था रिलीजन। क्या था बाबू? रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म का भी दोनों में चलता था। मतलब ये जो जेडी साहब थे, ये जेडी जो है कैथोलिक को सपोर्ट किया करते थे, कैथोलिक विचारधारा को, और जो थॉमस सैडवेल थे, ये प्रोटेस्टेंट को, ठीक, इनको सपोर्ट करते थे। ये दोनों के दोनों देखो, दोनों क्रिश्चियन के ही पार्ट है, तो ये कैथोलिक को और ये किसको सपोर्ट करते थे, प्रोटेस्टेंट को। इनके अलावे ये जो लेखक जो थे, तो इसके कारण लिटरेचर में भी इनके ऊपर बेटा सही जा रहे हैं बिल्कुल आप, लिटरेचर में भी एक दूसरे को लेकर के ये एक दूसरे के ओपोनेंट हुआ करते थे। अब लिटरेचर में क्या इनके डिसएग्रीमेंट का कारण था, अभी हम बता देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देने तो, ठीक है ना। उम्मीद है कि बड़े प्यार से आप चीजों को नोट भी कर रहे होंगे, हो ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, 6-7 मिनट वालों से पढ़ोगे तो समझ में तो आ जाएगा, फिर एग्जाम लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। और तीसरा जो इनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट था, वो तीसरा कारण था लिटरेचर का। किसका? लिटरेचर में। अब लिटरेचर में क्या था, ये जो अपने जेडी साहब थे, जॉन ड्राइडन साहब जो थे, ठीक है ना, जॉन ड्राइडन साहब विलियम शेक्सपियर के भक्त थे, शेक्सपियर के क्या थे, भक्त थे। और ये जो थे थॉमस सैडवेल, बात ही कम नहीं थे इनसे, ये कहते थे हम तो भैया बेन जॉनसन के ही, ठीक है ना, हम जो है किनके बताओ जरा, हम बेन जॉनसन के जो है ना आने वाले उत्तराधिकारी हैं, यानी कि बेन जॉनसन के बाद जो है हमारा ही स्थान है। तो ये इनके बीच में इस डिसएग्रीमेंट्स के कारण पॉलिटिकली, रिलीजनली, ये जो फ्रेंडशिप दोनों के बीच में, ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या हुआ, टूट गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उसके बाद क्या करने लगे, एक दूसरे के ऊपर लिटरेरी अटैक करने लगे, ठीक है ना। देखो एक बार की बात है, होता क्या है समझना बड़े प्यार से सब, दिक्कत परेशानी नहीं ना हो रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जब हम अटैक्स की बात करते थे कि आखिर ये पोयम आया कहाँ से, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैं डायरेक्टली वो बता रहा हूँ जहां से इनके ऊपर क्या हो गया, एक दूसरे के लिटरेरी अटैक्स होने लगे। मैं फाइनली आता हूँ, जो जो थॉमस सैडवेल था, उसने एक लिखा पोयम जिसका नाम था द मेडल ऑफ, ठीक है ना, जॉन बेज, द मेडल ऑफ जॉन बेज, ठीक है। अब इसी के इसमें उसने क्या कर दिया, टीएस ने क्या कर दिया था, इसने ड्राइडन साहब को, जो जेडी भाई अपने थे, इसको इसने उकसा दिया, इसका इसने बड़ा बुराई कर दिया। अब जेडी भाई साहब से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले बेटा तेरे से बड़े तो लेखक हम हैं, ले सीधा सीधे इन्होंने क्या लिख दिया, मैक फ्लेकनो लिख दिया। बात समझ में आया, यानी कि इसी का इन्होंने क्या दिया, तो रिप्लाई दिया, ठीक है। इसमें इस जेडी का मजाक बना, इसमें उन्होंने इस तरीके से मजाक बनाया थॉमस सैडवेल का, जो थॉमस सैडवेल जो है कभी जीवन में भी नहीं सोच सकता है। देखो मैक्स फ्लेकनो का मतलब होता है सन ऑफ फ्लेकनो, ठीक है ना। मैक फ्लेकनो जो था वो कौन था, सन ऑफ फ्लेकनो था। मैक का मतलब यहाँ पे मजाक के रूप में लिया गया, व्यंग के रूप में, मूर्ख के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग पोइट्री में चलते हैं कि आखिर पोइट्री में क्या कहानी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा पोयम कहाँ से निकल करके आया, ठीक है। तो जब बेटा हम लोग बात करेंगे इसके पोयम का, सुन रहे हैं
बड़े प्यार से सुनना, हम भी बड़े प्यार से पढ़ाने वाले प्राणी हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, ना हम होते हैं, ना बच्चों को अपने होने देते हैं। और वो बात याद रखना, 8-10 मिनट वाली क्लास से पोएम तो ओवरऑल समझ में आ जाएगी, लेकिन बेटा वो नहीं समझ में आएगा जिससे तेरा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर हम पोएम की बात करें तो पोएम में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द जो है ना पूरा का पूरा पोइट्री घूमेगा। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स कौन कौन थे? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जहां बच्चे बोल रहे थे क्लास में भी कि सर कभी कभी होता है ना कि हम लोग यहाँ भूल जाते हैं, ठीक है, रिचर्ड फ्लेक्नो। तो बेटा रिवीजन कर लेना, जो लोग भी ऑफलाइन के बच्चे हैं और ऑनलाइन वाले हैं सारे के सारे। ये कौन था रिचर्ड फ्लेक्नो? तो ये एम्पेरर था, याद रखो, एम्पेरर था। कहाँ का एम्पेरर था? तो डलनेस का, डलनेस का, समझ रहे हो? यानी कि ये जो एम्पेरर था ना, डलनेस का कह लो या कह सकते हैं एब्सोल्यूट नॉनसेंस का, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। यानी कि वो किस साम्राज्य का शासक था? एकदम गया गुजरा, जहां सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग रहा करते थे, उस बेवकूफों का साम्राज्य था रिचर्ड फ्लैकनो। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आप एम्पेरर के जगह बेटा किंग लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा। आप मोनार्क लिख ले, कोई परेशानी नहीं है, बस याद रखो बेवकूफों का सरदार, बेवकूफों का साम्राज्य था। और उसका राजा कौन था? ये भाई साहब अपने थे, है ना। थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना यहाँ से एक ऐसा कलर उठा लेते हैं और इन भाई साहब को रेड रेड कर देते हैं, है ना, कि आपको भी आनंद, थोड़ा हमें भी आनंद आ जाएगा। तो पहला कैरेक्टर समझ में आ गया, ये भाई साहब राजा थे डलनेस का, एब्सोल्यूट नॉनसेंस प्रदेश का, है ना। अब दूसरी जो कैरेक्टर की बात आती है, ये वही भाई साहब है जिनके ऊपर में पूरी की पूरी अ, कविता जो है लिख दी गई है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? पूरी की पूरी क्या लिख दी गई है? कविता लिख दी गई है। और देखो लिखने वाला भी क्या गजब लिखा है, बेइज्जती हो तो ऐसी हो, वरना बेइज्जती ही क्या है, ठीक है ना। लाइक नो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये कौन था? तो ये याद रखना सन था। किसका सन था? रिचार्डसन का, ठीक है ना। जो ये रिचार्डसन था, रिचार्डसन यहां जोड़ लेना, पूरा नाम इसका रिचार्डसन है, ठीक है ना। इसका ये बेटा था। और ये मैक फेल्केनो वास्तव में है कौन? तो ये इन्होंने बनाया है थॉमस शेडवेल को। उनको अब देखो डायरेक्ट कोई थोड़े ही बयान करता है सर, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट कोई भी बयान नहीं करता है सर जी, वो उसका कैरेक्टर कोई और दे देता है। और ये जो रिचर्ड फ्लैक्नो है, एक्चुअली में वो वास्तविक जीवन में जो रिचर्ड जो नाम है रिचर्ड, वो थॉमस सैडवेल के बाप हुआ करते थे। यानी कि देख रहे हो ना कितना खतरनाक व्यंग है। यानी कि बेटा तो महाबेवकूफ है ये है, बेटा जो है समझ रहे हो, ये तो महाबेवकूफ गया गुजरा है ये है सर, समझ रहे हैं ना, ये तो गया गुजरा है ये है। एक और बापुओ जो था ना सर, वो जो है वो गया गुजरा था। इस तरीके की ये पोयम है, पूरा का पूरा बदला लिया गया है, बहुत ढंग से बदला लिया गया है, ढंग से बदला लिया गया है, ठीक है। अब आगे की कहानी को समझते हैं विस्तार से, है ना। राजा इधर आजा, आजा ना भाई। चलो जी, कुछ ही दिन बाद बेटा पूरा का पूरा डिजिटल में सेटअप लगा रहा हूँ, डिजिटल पैनल पे आप पढ़ पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीका से। उम्मीद है आप सब समर्थन करेंगे और हम लोग बहुत दूर तक आगे जाएंगे साथ में, ठीक है। देखो पोइट्री में होता क्या है, अब यहां से याद रखना है, ये जो रिचर्ड फ्लैक्नो होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये अपने बेटा यानी कि मैक फ्लैक्नो को, जो कि एक्चुअल में थॉमस सैडवेल है, इसको ये क्या करना चाहता है, इसको ये अगला राजा बनाना चाहता है। यानी कि इसका क्रोनेशन होने वाला है। क्रोनेशन शब्द का अर्थ होता है बेटा, इसका अब राजपोषी होने वाला है। ये है, बात समझ में आ रहा है? तो जब ये राजपोषी होने वाला है तो कोई ना कोई जगह चुना गया होगा, स्पेशल जगह, भैया नया राजा का राजपोषी होने वाला है तो एक स्पेशल जगह चुना गया। और वो जो जगह चुना गया था, वो जो जगह चुना गया था, वो जगह कोई और नहीं था, एक नर्सरी था बेटा, ठीक है, एक नर्सरी था। जिस जो कहाँ पे था, तो एक जगह इंग्लैंड में पड़ता है और वो जगह है पिशिंग एले में, ठीक है। और ये जो जगह चुना गया, अब समझ ला, मूर्खों का सरदार एक नए सरदार को नियुक्त करने जा रहा है और वो उनके बेटों में वो बेटा है
जो सबसे ज्यादा मूर्ख है, क्योंकि राजा तो मूर्खों का वही बनेगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा, मूर्ख होगा। आई होप कि आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और कहानी का मजा ले रहे होंगे, है ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही बात है। तो ये जगह चुना गया। अब ये जगह कौन था सर? अब बता, मूर्खों का सरदार बनाना है, मूर्खों का राजा बनाना है, तो कोई अच्छा जगह तो नहीं चुना गया। तो ये एक ऐसा जगह था जहां पे जो बकलोल बकलोल महारानियां हुआ करती थी और जितने भी बेटा वहां पंक्स हुआ करते थे। पंक्स का मतलब होता है घटिया लोग हुआ करते थे, यही लोग यहाँ आते जाते थे। ठीक है ना, यही लोग इस जगह पे आते जाते थे, मतलब बिल्कुल ही कचरा जगह चुना गया था। ठीक है ना, फिशिंग एले में एक नर्सरी था, वहीं चुना गया जहां रानियां और पंक्स लोग जो होते थे, बकलोल लोग, वो आते जाते थे। और यहाँ पे कोई भी सोशल जो होता है ना भैया, माने सोशल चिंतन जो होता है, सोशल जो डिस्कशन होता है, कुछ नहीं होता था ऐसे ही। अब समझ ही रहे हो कैसा जगह होगा, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, वो जगह यहाँ पे चुना गया। तो जगह चलो सेट हो गया सर, बोलो कोई दिक्कत परेशानी? अब जगह के बाद जो थ्रोन बनाया गया, जो राजगद्दी बनाया गया था बेटा को बिठाने के लिए, वो राजगद्दी क्या बनाया गया था सर जी? तो याद रखेंगे, मेड ऑफ नॉनसेंस, ठीक है ना, नॉनसेंस बुक्स का। जिसको किसने लिखा था? मैक्स प्लेकने ने लिखा था। समझ रहे हो, मतलब ऐसे कोई बदला ले भैया तब तो कांडे हो जाएगा। जिसको मैक्स प्लेकने ने लिखा हुआ था, ठीक है ना, उसका राजगद्दी बना दिया गया। और जो रेड कारपेट बिछाया गया स्वैग से स्वागत करने के लिए, रेड कारपेट बिछाया गया, और रेड कारपेट की जगह क्या रखा गया कि जो मैक्स प्लेकने ने, यानी कि जो थॉमस कह सकते हैं, लिखा था किताब, जिसने उस सभी किताबों के फटे हुए पेज को रखा गया। फटे हुए जितने भी पेजेस थे, उस पेजेस से पूरा का पूरा ये ऐसे उसका सजा दिया गया रेड कारपेट से। और यहाँ पे इसका वही बना सर जी, राजगद्दी बन गया कि बाबू यहाँ आएंगे, सोना बैठेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से राजपोशी हो जाती है। जैसे ही सर मैक फ्लेकनो को, यानी कि थॉमस सैडवेल का जो किरदार कर रहा है, इस बाबू को जैसे ही राजपोशी किया जाता है, यानी कि जैसे ही इसको, समझ रहे भैया, मुकुट पहनाया जाता है, तो वहां से जो है पूरे जगह से, पूरे प्लेस से जो है बेटा 12, कितने याद रखना, 12 उल्लू जो है, 12 आउल्स जो है, जब क्रोनेशन होता है, जब उसका राजपोशी होता है, तो 12 उल्लू फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। और इसको देख करके लोग बड़ा खुश होते हैं, ताली बजाते हैं कि चलो राजा ये हुआ कि जैसे इसका क्रोनेशन हुआ तो 12 उल्लू ने जो है ना इसका शाबाशी दिया। ये ऐसे हो गया, इसका क्या क्या हो गया, राजपोशी हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब इस राजपोशी के बाद क्या होता है? जाहिर सी बात है कि जो बाबूजी हैं, यानी कि कौन, रिचर्डसन फ्लैकने जो है, यानी कि जो रिचर्डसन फ्लैकनो है, वो एक स्पीच देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं बेटा? तो ये एक देते हैं स्पीच, समझ लो बड़े ध्यान से, ठीक है ना, वो एक देते हैं स्पीच। और इस स्पीच में जो है किसको, अपने बेटा मैक्स फ्लेकने को बड़े प्यार से समझाते हैं, मैक्स फ्लेकने को बड़े प्यार से समझाते हैं कि बाबू मेरे, मुझे उम्मीद है कि तुम आने वाला जो अपना जनरेशन है, उस जनरेशन को तुम अच्छे से लेकर के जाओगे, ठीक है ना। और तुम कभी भी जो तुम भी रचनाओं करोगे, राइटिंग करोगे, हमेशा छाप छुप के ही करोगे। और जैसे आज गलत लिखते हो, रद्दी लिखते हो, फ्यूचर में भी ऐसे ही लिखोगे। और फिर ये कहते हैं कि भले तुम्हारा शरीर जो है, यानी कि तुम्हारा बॉडी जो है मोटा है, बॉडी तुम्हारा फैटी है, किसकी तरह, बेन जॉनसन की तरह। बेन जॉनसन की तुम्हारा तुम्हारा बॉडी है, लेकिन कभी इसके तरह ब्रेन लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और बेटा तुम ऐसे ही जैसे आज जीवन में नॉनसेंस लिखते हो, वैसे ही पूरे जीवन में नॉनसेंस तुम लिखते रहना। तो ऐसे ही बढ़ चढ़ के पूरा का पूरा रिचर्डसन फ्लैकनर जो है अपने बेटा मैक्स फ्लेकेनो की पूरी प्रशंसा करते हैं। और इस प्रशंसा के दरमियान ही, अब इससे बर्दाश्त नहीं होता है
किससे बेटा, मैक प्लेकनो से बर्दाश्त नहीं होता है, तो अपने दो कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर मतलब वहां दो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि हमारे बाबूजी को जितना हो जल्दी हो सके ये आप लोग मिल करके क्या करिए, तो आप लोग मिल करके इनको ढकेल दीजिए, यानी कि इनको तुरंत यहाँ से क्या करिए, हटाइए, और स्वयं इसके बाद जो है मैक फ्लेकेनो बन जाता है राजा। यानी कि देखो ये वो समय था ना जिस समय कुछ कुछ ऐसे पोयम हुआ करते थे बेटा, पोयम नहीं कुछ ऐसे पोएट्स हुआ करते थे जो क्या करते हैं जानते हैं, कॉपी पेस्ट किया करते थे, दूसरे दूसरे की कविता उठा करके लिख दिया करते थे। उसी में ये आ गए निकल के भैया, थॉमस एडविल निकल के आ गए, और इनकी दुश्मनी किससे पड़ गई है, बताओ भैया, जॉन ड्राइडन से, जेडी साहब से पड़ गई। अब जेडी साहब ने इतना इनका खतरनाक बदला लिया कि इन्होंने कहा कि तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख, तेरा खानदान मूर्ख, तेरा साम्राज्य मूर्ख, सब मूर्ख, और जो तू राइटिंग लिखता है भविष्य में तू ऐसे ही मूर्खता वाला राइटिंग लिखते रहेगा। तो इसके साथ में ही ये कविता हो जाती है समाप्त। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा लगा, और इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम और लिटरेचर की दुनिया को जानने के लिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे पक्का सब्सक्राइब कर देना। मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि जल्द हम लोग 5K पे पहुंच जाओगे, बहुत छोटी सी उम्मीद है, ज्यादा बड़ा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि यदि बारिश की बूंद एक एक पड़ती है तो इससे पृथ्वी को कोई असर नहीं पड़ती है, लेकिन यही बूंदे अगर 2 घंटे 4 घंटे पड़नी शुरू हो जाए तो पृथ्वी पर बाढ़ ला देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप जरूर सपोर्ट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास में।